अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम सफ़रे को नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर नावल की तरफ चलते हैं। सबा कमरे में आई और कमरे का दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया और अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुई जो पिछले 2 घंटे से मुसलसल बोल रहा था। हाँ बोलो, क्या मसला है? क्या तुमसे सब्र नहीं होता? तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं मुकद्दम मीर अहमद के घर में मौजूद हूँ। जो चील सी नज़र रखता है वो 1 सेकंड में पहचान सकता है कि मेरे फ़ोन पर किसकी कॉल आ रही है। फ़ोन कान से लगाते ही सबा फार खाने वाले लहजे में बोली, ए लड़की, ज़ुबान संभाल कर बात किया करो। मत भूला करो कि तुम किससे बात कर रही हो। आइंदा मुझसे तमीज़ से बात करना, वरना मुझे तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने पर अच्छे तरीके से आता है। फ़ोन में से मुकाबल की सख्त और गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुमसे मुखातिब होने का। इसके पीछे भी मेरा बस एक ही मकसद है, इसलिए तुमसे हाथ मिलाया। सबा भी अपनी ही अकड़ में बोली। यही अकड़ मुकाबिल को मज़ीद तेज दिला गई। खैर छोड़ो इन सब बातों को। अगले 2 हफ्तों तक मैं इसी हवेली में रहने वाली हूँ और मेरे रहने का इंतज़ाम हो चुका है। अब आगे क्या करना है ये तुम बेहतर जानते हो। मुझे तो सिर्फ़ एक ही शख्स चाहिए और वो है मुकद्दम मीर अहमद। और इसकी बीवी के साथ तुम क्या करती हो और क्या नहीं, इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो लड़की मुझे मुकद्दम की ज़िंदगी से दूर चाहिए, जहाँ पर वो इसे ढूंढने से भी ना मिले। तुम्हें मुकद्दम मीर अहमद चाहिए और मुझे इसकी बर्बादी इसकी बीवी को बर्बाद करके मिलेगी। जब इसकी बीवी को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, तब मुकद्दम मीर अहमद बर्बाद होगा। जब वो दुनिया के सामने सर उठाकर चलने लायक नहीं रहेगा। मुकाबल मकरू कहका लगाकर बोला, मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरा काम जल्दी मुकम्मल चाहिए और तुमने अब जो भी करना है जल्दी करो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है यहाँ रुकने के लिए और ना ही मैं ज़्यादा वक्त ले सकती हूँ। सबा बेजारगी से बोली, तुम सिर्फ़ एक काम करना, मुझे मुकद्दम की बीवी की पल पल खबर मिलनी चाहिए कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती। मुझे सिर्फ इसकी खबर चाहिए, बाकी तुम्हारा और मेरा काम तो जल्द ही हो जाएगा। वो कमीनगी से कहका लगाकर हंसा, जबकि इसके कहके में सबा का भी कहका शामिल था। एक बेसमेंट का मंजर था जहाँ पर मुकद्दम एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और दाद इसके दाएं जानिब हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था, जबकि इसके बिल्कुल सामने रस्सियों में बंधा एक शख्स होशो हवास से बेगाना था। इसे होश में लाओ दाद, मुकद्दम की सख्त और संजीदा तरीन आवाज़ बेसमेंट में गूंजी। दाद ने पास पड़ा ठंडा पानी उठाया और सामने बैठे शख्स के ऊपर फेंक दिया, जिससे वो हड़बड़ा कर उठा और अपनी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता सामने मौजूद शख्स को देखने लगा, जो चेहरे पर सख्ती और आंखों में वहशत लिए इसे ही देख रहा था। मुकद्दम सामने मौजूद शख्स के मुंह से टूटे फूटे लफ्ज़ों में मुकद्दम का नाम अदा हुआ। तुम्हें बोला था ना, कोई भी चालाकी करने का मत सोचना, मगर तुमने शायद मेरी बात को सीरियस नहीं लिया और मेरे दुश्मन तक मेरी हर एक खबर पहुंचाई। तुम शायद ये भूल गए हो कि तुम्हारा बेटा अभी भी मेरे ही पास है। जब चाहूँ मैं इसकी सांसें छीन सकता हूँ। या फिर शायद तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया। किसी मासूम की जान लेना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मगर तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगा जो तुमने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी।
तुम नहीं जानते कि गद्दारी की क्या सज़ा देता है मुकद्दम मीर अहमद, और तुमने मुझसे गद्दारी करके अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। मुकद्दम सामने मौजूद शख्स की तरफ देखते घराया, जबकि सामने मौजूद शख्स कांप कर रह गया। मुझे माफ़ कर दो मीम, कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो शख्स गिड़गिड़ाने लगा। नहीं एसपी, तुमने सिर्फ मुझसे नहीं इस मुल्क से भी गद्दारी की है। माफ़ी तो तुम्हें सिर्फ खुदा से ही मांगनी पड़ेगी, वो भी ऊपर जाकर। मुकद्दम सुरख अंगार आंखें लिए वहशत ज़दा लहजे में बोला, नहीं, मुझे माफ़ कर दो। वो रोता हुआ मिन्नतें करने लगा। जहन्नुम मुबारक एसपी, अब अपने गुनाहों का हिसाब ऊपर जाकर दो। मुकद्दम ने बोलते ही अपने हाथ में मौजूद तेज धार वाला चाकू इसके सीने में घोंप दिया, जिससे इसके बदन से खून की लहरें बहकने लगी। मुकद्दम ने बेदर्दी से दोबारा वही तेज़ धारे वाला चाकू इसके दिल के मुकाम पर घोंपा, जिससे वो तेज़दार चाकू इसका दिल चीरता हुआ अंदर चला गया, जबकि इस शख्स को दोबारा सांस देने की मोहलत तक मुयस्सर ना हुई। पता करवाओ दाद खावर के साथ दूसरे मिलने वाले शख्स कौन है। वो जो कोई भी है, इसने अपनी मौत को दावत खुद दी है और इसकी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। मुकद्दम वो चाकू ज़मीन पर फेंकता उठ खड़ा हुआ और बेसमेंट से निकलता चला गया। इफ़रा अलमारी में अपने और जहाज़ेब के कपड़े तरतीब से सेट कर रही थी जब जहाज़ेब कमरे में दाखिल हुआ। दबे दबे कदमों से चलता वो इफ़रा के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया, जबकि वो अपनी काम में इतनी मगन थी कि इसे जहाज़ेब की मौजूदगी का एहसास भी ना हुआ। क्या कर रही हो मिसिस? जहाज़ेब झुकते इसके कान में सरगोशीनुमा आवाज़ में बोला, जबकि इफ़रा जो अपने ध्यान में कपड़े रख रही थी अचानक इसके इतने नज़दीक बोलने से एकदम से डर गई। क्या हुआ मिसिस? लगता है मुझसे डर गई हो। जहाज़ेब अलमारी पर दाएं बाएं अपने बाजू रखते हुए बोला, जबकि इफ़रा अब बुरी जगह फंस चुकी थी, क्योंकि जहाज़ेब के दाएं बाएं बाजू होने की वजह से वो वहाँ से निकल नहीं सकती थी और ना ही पलट सकती थी, क्योंकि वो इफ़रा के इतने नज़दीक खड़ा था कि अगर वो पलटती तो इन दोनों में 1 इंच का फासला नहीं बचता था। वैसे तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। जहाज़ेब इसे कंधों से थामते इसका रुख अपनी जानिब करते हुए बोला, जो अलमारी में भरी जा रही थी, जैसे इसी में से रास्ता बनाकर बाहर निकल जाए। क्या नहीं बताया? इफ़रा हकलाते हुए बोली कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। जहाज़ेब इसकी कमर में हाथ डालते अपने करीब करते हुए बोला और एक हाथ से अलमारी का दरवाज़ा बंद किया। मैं आपको क्यों बताऊं? इफ़रा जहाज़ेब की तरफ देखते हुए बोली, जबकि इसकी इतनी नज़दीकी से दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। क्योंकि मुझे जानना है। जहाज़ेब इसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला। मैं तो नहीं बताऊंगी, इफ़रा शरारत भरे लहजे में बोली, और ना बताने की वजह जहाज़ेब ने इसे अलमारी के साथ लगाए और इसके दोनों हाथ रखे चेहरे पर झुकते हुए बोला, वो मेरी मर्ज़ी। इफ़रा भी शायद इसे सताने के मूड में थी। तुम्हारी मर्ज़ी की तो मैं, मुझसे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। जहाज़ेब इफ़रा की जानिब देखते इसका दुपट्टा इसके सर से सरका चुका था। बोलो, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? अभी मेरा मूड नहीं, फिर कभी बताऊंगी। इफ़रा एक अदा से बोलती झुककर इसके बाजुओं के नीचे से बाहर निकल गई और दरवाजे की जानिब जाने लगी, जबकि जहाज़ेब तो हैरत से इसे देखता ही रह गया। फरी, जहाज़ेब इसे घूरता हुआ चला कर बोला, जबकि इफ़रा कहका लगाकर हंसी। वापिस आओ इफ़रा, जहाज़ेब ने इसे हुक्म देते हुए बोला। मैं तो नहीं आ रही, इफ़रा नाक चढ़ाते हुए बोली। रुको तुम,
जहाज़ेब तेवरी चढ़ाते इसकी जानिब बढ़ा, जबकि जहाज़ेब को अपनी तरफ आता देखकर इफ़रा दौड़कर दरवाज़ा खोल चुकी थी। वैसे अब ऐसे भी नहीं कि आपका हर मुकब मानती रहूं। मैं कभी कभी इनकार सुनने की आदत आपको भी डाल लेनी चाहिए। इफ़रा जहाज़ेब को बोलती तेज़ी से कमरे से भाग गई, क्योंकि जहाज़ेब इसके करीब तर आ चुका था। इफ़रा कमरे से निकलकर भागी तो जहाज़ेब की इसके पीछे पीछे था, क्योंकि जहाज़ेब का इसे बख्शने का कोई भी इरादा नहीं था। जबकि इफ़रा इससे बचती फुल स्पीड से आगे को भाग रही थी। इज्जत से वापस आओ इफ़रा, वरना अच्छा नहीं होगा। इफ़रा के पीछे भागते जहाज़ेब ने आवाज़ लगाई। आपके पास कुछ अच्छा होता भी है, इफ़रा दौड़कर सोफ़े के पीछे जाते हुए बोली। अब ये मंजर था कि सोफ़े के पीछे इफ़रा, जबकि सोफ़े की अगली साइड पर जहाज़ेब था। इफ़रा कभी दाएं जानिब होती तो कभी बाएं जानिब। जहाज़ेब ही से इसी तरह जाता जहाँ को इफ़रा जा रही थी, जबकि ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी अलीज़ा मुंह खोले इन दोनों को देख रही थी, जो आसपास से बिल्कुल बेनियाज अपनी लड़ाई में मगन थे। इफ़रा, रुक जाओ, एक जगह तुम मेरे हाथ लगी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, जहाज़ेब इसे धमकाते हुए बोला। आप आगे छोड़ते कब हैं? इफ़रा बोलती दूसरे सोफ़े की जानिब भागी, जबकि मौका पाते ही जहाज़ेब एक ही जुस में इस तक पहुंचा और इसे सख्ती से पकड़ लिया। छोड़िए मुझे, इफ़रा खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अब बताओ क्या बोल रही थी कि मैं आगे तुम्हें छोड़ता कब हूँ? हाँ, अब मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। जहाज़ेब इसे और मजबूती से जकड़ते हुए बोला, जो इसकी पकड़ में इफ़रा फड़फड़ा रही थी। छोड़िए मुझे प्लीज़, सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी। इफ़रा खुद को छुड़वाने की खातिर भी माफ़ी मांग गई। लेकिन अब तो तुम कर चुकी हो, इसलिए तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। जहाज़ेब इसे एक ही झटके में अपनी बाजुओं में उठा चुका था। ये आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए। इफ़रा जहाज़ेब की तरफ देखते घबराते हुए लहजे में बोली। नामुमकिन। जहाज़ेब ने इफ़रा से बोलते कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए, मगर सामने ही अलीज़ा को देखकर फ़ौरन रुका, जो चेहरा नीचे किए अपनी मुस्कुराहट दबाने के चक्कर में सुर्ख हो रही थी। जहाज़ेब एकदम से शर्मिंदा हुआ, जबकि जहाज़ेब को मुसलसल सामने देखता पाकर इफ़रा ने भी सामने देखा तो अलीज़ा को वहाँ मौजूद देखकर इसका दिल चाहा कि शर्म से डूब मरे। जहाज़ेब ने इफ़रा को फ़ौरन नीचे खड़ा किया और इफ़रा अपने हवास काबू करती साथ अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। अलीज़ा अपनी मुस्कुराहट दबाती सीढ़ियाँ नीचे उतर कर आई। Enjoy your time and get on with your work. All the best. अपना वक्त इंजॉय करो और अपना काम जारी रखो। अलीज़ा इफ़रा के कान में सरगोशी करती अपनी मुस्कुराहट दबाती वहाँ से चली गई, जबकि अलीज़ा की बात पर इफ़रा मज़ीद शर्मिंदा हुई। बस करो, बस करवा दिया बदनाम आपने मुझे। हाय अल्लाह, भाभी क्या सोच रही होंगी कि कितने बेशर्म हैं हम दोनों। इफ़रा जहाज़ेब की तरफ देखती हुई बोली। जहाज़ेब ने तअज्जुब से इफ़रा की तरफ देखा, जो अपनी कलाई इफ़रा की तरफ देखा और फिर इसकी कलाई पकड़ा एक ही झटके से अपने करीब किया। वो कुछ नहीं सोचेगी, काफ़ी समझदार है, और तुम अपना हिसाब दो पहले। जहाज़ेब दोबारा उसी टोन में आ चुका था। नहीं प्लीज़, थोड़ी देर पहले वाली हरकत नहीं भूल रही। मुझे आप मज़ीद शर्मिंदा करवाना चाहते हैं? आप में शर्म है कि नहीं? इफ़रा इसका अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। नहीं, मुझ में बिल्कुल शर्म नहीं है, और ये बात तो तुम्हें अच्छे से जान लेनी चाहिए। जहाज़ेब दोबारा कलाई थाम चुका था। फरी इन दोनों को अपने नज़दीक से समरा बेगम की सुनाई दी तो जहाज़ेब ने झटके से इसका हाथ छोड़ा और 2 कदम फासले पर खड़ा हुआ। फरी, बच्चे सबा का कमरा सेट करवा दो, मुलाजमा को बोल दिया है मैंने। समरा बेगम इफ़रा की जानिब देखते हुए बोली,
तो इफ़रा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया, क्योंकि इसे तो सिर्फ मौका चाहिए था जहाज़ेब की आंखों से ओझल होने का। अरे बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? समरा बेगम जहाज़ेब की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली। नहीं चच्ची जान, वो मुझे इफ़रा से कुछ काम था। तुम अपना काम ख़त्म कर लो तो मेरी बात सुन लेना, कमरे में आके बहुत ज़रूरी है, इसलिए जल्दी आना। जहाज़ेब इफ़रा की जानिब देखते मुस्कुरा कर बोला तो इफ़रा का दिल तेज़ रफ्तार में धड़क चुका था, क्योंकि वो अच्छे से समझ गई थी कि जहाज़ेब की ज़रूरी बात कौन सी है। जी, इफ़रा बोलती वहाँ से रफू चक्कर होगी, जबकि जहाज़ेब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।